शहरों में और छोटे गाँवों में अंतर आता है। तो मैटरनिटी बेनिफिट लीव नहीं मिल रही है। कभी डाउरी का केस आती है। अभी तो बड़े तरीके से जो कंप्लेंट आ रहा है वो ऑनलाइन तकलीफ होना, ऑनलाइन फ्रॉड। यशोदा एआई, ये एआई साक्षर नारी विशेष रूप से बनाने के लिए ये कार्यक्रम हमने बनाया है। हमारा आधा जो ग्लास है वो भरा हुआ है, आधा खाली भी है। वो खाली ग्लास हम जल्दी भरेंगे। Hello and welcome to the Statesman Talk. I'm Ananya Das Gupta. On this episode, we are joined by Vijaya Rahatkar. She's the chairperson of the National Commission for Women or the NCW. Ma'am, welcome to the Statesman Talk. Thank you so much, Ananya. And you're completing 1 year in office this month itself. I'd like to know what, according to you, has been your biggest milestone so far as women's safety, security, and women's rights in India is concerned. सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं ये काम निरंतरता के साथ चलता ही रहता है। आज कुछ काम कर लिया, उस काम का अगर अच्छा पूरा हो गया है तो समाधान है, पर कल हम सोचते हैं कि और हमें अच्छा काम करना है। तो हमारे लिए रोज़ एक दिन नया आता है, नया काम लेके आता है। बट मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पास महिलाएं अपनी कंप्लेंट्स लेती आती है और बहुत विश्वास के साथ आती है कि उनको यहाँ पे न्याय ज़रूर मिलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभी अभी एक नई पहल शुरू करी है। जो कंप्लेंट्स हमारे पास आती है, लाखों की संख्या में ये कंप्लेंट्स आती है और ये सभी महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग के दिल्ली ऑफिस तक नहीं आ पाती है। तो हमने ही सोचा कि हम ही उनके पास जाएंगे और राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार ये कार्यक्रम हमने शुरू किया। जो कंप्लेंट्स हमारे पास आती है हम उसको सबसे पहले काम करना शुरू कर देते हैं और हम उन्हीं के गांव में जाते हैं। विशेष रूप से हम जाते हैं हर प्रदेश का जो डिविजनल लेवल का जो गांव है, बड़ा शहर होता है, हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के आसपास के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स है, या ज़रूरत पड़ती है वो मेट्रो सिटी है तो अकेला वो डिस्ट्रिक्ट है, हम वहाँ की केसेस लेते हुए हम वहाँ पे जाते हैं और तुरंत उसका उन जो कंप्लेंट्स है उसका समाधान भी निकालने का प्रयास करते हैं। जब ये जन सुनवाई होती है तो मेरे साथ सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं, जैसे कि वहाँ के कलेक्टर्स है, वहाँ के एसएसपी है या पुलिस कमिश्नर है, डिवीज़न लेवल की है तो आईजी है, डिविजनल कमिश्नर है। इस तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स वहाँ पे होते हैं और उन्हीं को साथ लेते हुए मैं ये जन सुनवाई करती हूँ। तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आता है। मुझे आपको ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर 100 केसेस हमारे पास है तो हम ज़रूर 60 से लेकर 70 तक जो केसेस है उसका समाधान हम निकाल पाते हैं। 30-40 केसेस रहती है पर वो शुरू हो जाती है, क्योंकि कितनी बार काउंसलिंग जो होता है, कितनी बार परिवार में जो विवाद होता है वो हाँ या ना में ख़त्म नहीं होता है। उसके लिए हमें अनेक बार काउंसलिंग दोनों की करनी पड़ती है, वो भी तुरंत शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मुझे उन सभी पीड़ित तकलीफ़ वाली महिलाओं को समाधान देने वाला ऐसा ये हमारा प्रोग्राम है, जो मुझे लगता है कि ये हमारी कमीशन की एक अचीवमेंट है। That's quite a speedy addressal of problems that you found a solution to now. So hats off to you for that. थैंक यू सो मच। Now that you're taking, these platforms to various states, to various districts, what do you see in terms of the complaints that come to you from urban areas versus rural areas? Is there a difference in urban versus rural areas in women taking up their issues themselves and coming and approaching the NCW? जी, कुछ कंप्लेंट्स एक जैसी होती है, कुछ कंप्लेंट्स अलग होती है। जैसे हम देखते हैं कि फैमिली मैटर्स होते हैं, परिवार के इश्यूज होते हैं, ये तो एक जैसे होते हैं। बट शहरों में और छोटे गांवों में अंतर आता है। आप देखिए कि शहरों में जो विषय आते हैं, अब तो परिवार के विवाद है या फैमिली मैटर्स है, दोनों पति पत्नी में अनबनी है, ये तो आते ही है। पर इसके साथ साथ अब नए विषय शहरों में कौन से आ रहे हैं,
तो मैटरनिटी बेनिफिट लीव नहीं मिल रही है। तो उसके लिए हमारे पास केसेस आती है, जिसके लिए हमें समाधान हम ढूंढते ही है। उस कानून के साथ साथ चलते हैं तो उन महिलाओं को न्याय मिलता ही है। पर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जो कंप्लेंट्स है वो कितनी बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फैमिली से तकलीफ़ हो रही है। कभी डाउरी का केस आती है, या कभी हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके साथ हिंसा होती है। तो इस तरीके से डिफरेंसेस तो दोनों में बहुत है कि अलग अलग तरह के केसेस आते हैं। पर तो भी मैं एक बात कहूँगी कि अम, जो महिलाओं के साथ हिंसा होती है उनको नीचे दिखाना होता है, उनको कम आंकना होता है। ये जो चीज़ें हैं ये दोनों जगह पे एक जैसी है। स्वरूप भले अलग अलग हो पर तकलीफ तो एक जैसी है। There was a specific case that came to the limelight, I think, in the past couple of days, which was again a very urban kind of issue, where a woman alleged that a Blinkit delivery person touched her inappropriately while he was delivering her order. Initially, the company did not register a complaint, but when she produced CCTV footage, and that CCTV footage is now available on social media, the company did take action. What's your take on an incident like this? What can be done in cases like this? In this particular matter, of course, there was also a CCTV footage available to prove her point. एक्चुअली ये घटना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस तरीके से घटना नहीं होनी चाहिए। पर मैं इसमें एक बात ज़रूर कहूँगी कि वो लड़की जो थी वो बहुत ब्रेव थी कि वो सामने आई, उसने कंप्लेन करी, उसने सीसीटीवी ढूंढा। बट मैं एक बात ज़रूर ये भी कहना चाहती हूँ कि जब लड़की कोई कंप्लेन करती है, कोई महिला कंप्लेन करती है, तो हमने उसकी तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम समय पे ध्यान नहीं देते हैं तो आगे चल के कोई दुर्घटना भी हो सकती है। एक ये बात है, इसीलिए हमने उनके ऊपर अविश्वास नहीं करना चाहिए। वो जो कह रही है तुरंत हमने ये ढूंढना चाहिए कि ऐसी क्या घटना घटी थी। इसीलिए सिस्टम ने, सभी लोगों ने, समाज ने भी उसके प्रति बहुत संवेदनशील रहने की ज़रूरत है। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि अभी हम एक क्लास भी देख रहे हैं, एक वर्ग देख रहे हैं जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे हमें सर्विसेज मिल रही है। अभी ये एक नया जीवन हम अभी जी रहे हैं। अब देखिए कि अगर घर में कोई सामान नहीं है तो आप तुरंत ब्लिंकिट या इस तरीके से अन्य जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप सामान मंगवाते हैं। उसी के साथ साथ आपको कहीं बाहर जाना है तो तुरंत आपको ओला उबेर मिल जाती है। ऐसे अनेक अनेक चीज़ों को आज हम साथ लेके चल रहे हैं। तो एक एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि एक ये नई सर्विस इंडस्ट्री है। तो इसमें हमें बहुत मदद भी मिलती है, ये कोई हम नकार नहीं सकते हैं। पर उसी के साथ साथ इस सर्विस इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छे वातावरण में वो अपनी सर्विसेज दे दें। अपने पास जो लोग हैं उन लोगों को उनके प्रति क्या जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का वो एहसास कराए। उनका एक छोटा सा ट्रेनिंग भी करे कि जिस घर में आप जा रहे हैं सर्विस देने के लिए, डिलीवरी देने के लिए, या जिस परिवार में आप जा रहे हैं उनके साथ आपने कैसे पेश आना है, इसके बारे में उनका ट्रेनिंग ज़रूर होने की ज़रूरत है। इस तरीके से उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबल रहने की भी ज़रूरत है। मुझे ये भी लगता है कि ऐसी घटना एक होती है तो बहुत चर्चा भी होती है और हमें तकलीफ़ भी देती है। पर हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि अनेक जगह पे ऐसी हर शहरों में ऐसी हज़ारों डिलीवरीज भी लोग करते हैं। तो एक आधी ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो उसी कंप्लेंट के अनुसार सभी को हम गलत है ऐसे समझने की ज़रूरत नहीं है। बट हमने ये ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब वो लड़की कंप्लेंट कर रही है तो हमने उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ सुनना भी है और जो भी गलत है उसके खिलाफ हमने तुरंत एक्शन भी लेना है। Basically, treat the matter sensitively and seriously. Yes. Don't dismiss it Yes. instantly, is what is your message. When we're talking about, online delivery platforms, there are also cases now of online harassment of women, deep fakes. What role is the NCW now playing to address, newer challenges like this? अभी तो अनेक नए प्रकार भी कंप्लेंट्स के आने लगे हैं। इसमें से एक
बड़े तरीके से जो कंप्लेंट आ रहा है वो ऑनलाइन तकलीफ़ होना, हुँ, ऑनलाइन फ्रॉड, आर्थिक रूप से उनको फंसा दिया गया है या उनको कुछ तकलीफ़ हुई है। पर उसी के साथ-साथ लड़कियों की, महिलाओं की एक बहुत बड़ी कंप्लेंट आती है कि उनके जो फ़ोटोज़ है उसको माफ़ किया हुँ, गया है, हुँ, वीडियोज़ सोशल मीडिया पे अपलोड किए गए हैं, उनके बारे में बदनामी जिसमें उनकी हो सकती है, ऐसी कोई कंटेंट लिखा गया है। हुँ, ऐसी कंप्लेंट्स बहुत बड़ी पैमाने पे अभी कमीशन के पास आ रही है और मुझे लगता है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हुँ, वैसे-वैसे ये कंप्लेंट्स बहुत बढ़ती भी जा रही हुँ, है। इसके लिए भी जो भी कोई आज सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है हुँ, या आज के ज़माने पे हमें इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि इन सब ऑनलाइन फ्रॉड से या इस तरीके से जो हैरासमेंट है उससे हम कैसे बचें। सबसे पहले तो हमने इसके बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है। हुँ, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस विषय पे बहुत विचार भी किया है और हमने हमारा एक कार्यक्रम शुरू किया है जो विशेष रूप से जो स्टूडेंट है हुँ, उनके लिए हमने शुरू किया है। कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं दोनों भी लड़का हुँ, और लड़की उनके लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है कैंपस कॉलिंग। ओके, कैंपस कॉलिंग हुँ, में हम इस तरीके से हुँ, साइबर सुरक्षा के बारे में हम हुँ, बात करते हैं। हुँ, तो आप साइबर सुरक्षा आपको कैसे मिल सकती है, उसके लिए आपने क्या केयर करनी है, हुँ, डूज़ और डोंट की हम बात करते हैं। उसी के साथ-साथ हम ये भी बात करते हैं कि हमारे यहाँ साइबर सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में भी हम उनको जानकारी देते हैं। तो जब ये जानकारी उनको मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप में वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। हुँ, सोशल मीडिया का उपयोग जो है वो बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं, इसके लिए ज़रूर प्रयास होता है। कितनी बार जानकारी नहीं होना, हुँ, ये भी कोई इस तरीके से गलत केसेस आने का भी एक कारण हो सकता है, पर हुँ, जिसको हम कभी उसका समर्थन नहीं कर सकते। हुँ, तो इसीलिए हमें ये जानकारी उन सभी स्टूडेंट को देना बहुत ज़रूरी है, तो हम कैंपस कॉलिंग करते हैं। इसी के साथ-साथ हमारा एक और प्रोग्राम है, जो हम एआई के बारे में हम हुँ, जानकारी देते हैं। हुँ, उस कार्यक्रम का नाम है यशोदा एआई। यशोदा एआई ये एआई साक्षर नारी बनाने के लिए विशेष रूप से बनाने के लिए ये हुँ, कार्यक्रम हमने बनाया है। हुँ, तो हम यशोदा एआई में एआई का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, ज़िम्मेदार कैसे हो सकते हैं। जब ऐसे कोई फ्रॉड होते हैं, तो वो एआई के माध्यम से ही होते हैं, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं और उसमें हम कैसे फँस नहीं सकते, इससे हम कैसे दूर रह सकते हैं, इसका तो नॉलेज मिलता ही है। पर दूसरा सबसे एक पॉज़िटिव पार्ट उसमें है कि एआई का उपयोग आप आपके रोज़ के जीवन में कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपने जो स्किल्स है, हुँ। उस स्किल्स को आप कैसे एनहांस कर सकते हैं, इसके बारे में भी ये कार्यक्रम होता है। So it's not just a precaution, but it's an enabler, a यस, program that enables them या to get ready for other, jobs or other यस। activities in life. तो आप देखिए कि आज का जो ज़माना है, Hmm. ये कॉम्पिटिशन का ज़माना है, अच्छे स्किल्स पास में होने का ज़माना है, तभी आप अच्छे तरीके से खड़े हो सकते हैं। तो अगर एआई का नॉलेज होता है, Hmm. तो अपने आप में हर लड़की आगे बढ़ सकती है। हमने इसके लिए लगभग हर सेक्टर में हमने ये कार्यक्रम किए Hmm. हैं, इसका नॉलेज हमने लोगों को दिया है। अब देखिए कि जैसे आप कोई स्वास्थ्य कर्मी हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप आपकी स्वास्थ्य सेवाओं में एआई का अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं? हमने ये कार्यक्रम किए। Hmm. उसी के साथ-साथ आप कोई गवर्नमेंट ऑफ़िसर हैं, तो आपके डिपार्टमेंट में चाहे आप एजुकेशन फ़ील्ड में हैं, आप डब्ल्यूसीडी में काम कर रहे हैं, आप सोशल जस्टिस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एआई का उपयोग करते हुए आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? Hmm. महिलाओं के विशेष में, महिलाओं के लिए आप Hmm. कैसे आगे काम कर सकते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी दी। हमने पुलिस का ट्रेनिंग कर लिया। हमने डीसीपी, डीवाईएसपी के ऊपर के जो अधिकारी हैं, उनका हमने ट्रेनिंग किया, उत्तर प्रदेश पुलिस अकेडमी में। Across genders. हाँ, येस अक्रॉस जेंडर। Hmm. आपको तो वो दोनों के लिए करना होता Hmm. है। अगर महिलाओं को सुरक्षा देनी है, तो केवल महिलाओं को Absolutely. Hmm. सिखाते हुए काम Hmm. नहीं बनेगा, तो दोनों के लिए करना होता है। तो हमने पुलिस का भी ट्रेनिंग किया। इसके साथ-साथ हमने जो विमेन एंटरप्रेन्योर जो हमारी महिला उद्यमी है, हमने उनके लिए हमने कार्यक्रम किए कि किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। पर हम वहाँ तक नहीं रुके। आगे बढ़ते हुए हमने ये भी प्रयास किया कि जो हमारी आशा बहनें हैं,
हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, वो बहनें बहुत बड़े पैमाने पे वो गांव में जाती है, डेटा एकत्रित करती है। तो वो डेटा कलेक्शन में एआई का प्रभावी उपयोग वो कैसे कर सकती है। और इतना ही नहीं, आज हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारे देश के सेल्फ हेल्प ग्रुप में बसी हुई है। लगभग देश की 11 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्षेत्र में काम कर रही है। हमने उन सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को भी हमने एआई के बारे में जानकारी दी है। मुझे आज कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि देश में आज हमारी अनेक अनेक विलेज ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्षेत्र में काम कर रही है। हमने उन विलेज ऑर्गेनाइजेशन को हमने ट्रेनिंग दिया। हमारी जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, सीआरपी जिनको कहते हैं, कि जो कि बैंक सखी है, पशु सखी है, कृषि सखी है, ऐसी लगभग मुझे लगता है कि देश में 45 प्रकार की हमारी सखियाँ हैं। हमने उनको भी ट्रेनिंग दिया कि आप अपने क्षेत्र में एआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसकी वजह से अच्छे तरीके से उनको कॉन्फिडेंस बढ़ गया, नॉलेज भी मिला, कोई उनको बुरे तरीके से फंसा नहीं सकता है, ये कॉन्फिडेंस उनके मन में आया। बिकॉज द अवेयरनेस हैज ग्रोन। यस, और उसी के साथ साथ कि अपने क्षेत्र में हम एआई का उपयोग करते हुए हम कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, खुद को एक आत्मविश्वास से भरी हुई महिला के रूप में हम कैसे पेश कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रयास किया है। You're emphasizing, of course, the importance of awareness of such matters. It just comes out now that a lot of women are not aware about the posh committees in their own offices. So and especially there are many women now who are working in the gig economy. So how do we ensure that these committees are in place and they are working for women, including in the gig economy as well? पॉश का जो एक्ट है ये महिलाओं के लिए बहुत प्रभावशाली ऐसा एक्ट है। मैं तो ये कहूँगी कि हमारे 2 एक्ट है, एक पॉश है और दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। ये 2 एक्ट महिलाओं के लिए, उनको न्याय देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, सिर्फ रक्षा नहीं, उनको सम्मान देने के लिए बहुत अच्छे एक्ट बने हुए हैं। मानो कि इस बारिश में चलते हुए महिलाओं के सर पे पकड़ी हुई वो छतरी है जो उनको इन सभी संकटों से बचाव कर लेती है। ऐसा ये पॉश एक्ट है। पर पॉश एक्ट के बारे में अगर हम देखते हैं तो कानून बहुत अच्छा बना है, पर इस कानून में महिलाओं की रक्षा करने के लिए, उनको न्याय देने के लिए 2 कमिटीज़ का गठन बताया है। एक है आईसी, दूसरी है एलसी, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी। जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उस जगह पे आईसी का गठन होना अनिवार्य है। इट इज़ कंपल्सरी, मैंडेटरी। और उसी के साथ साथ जहाँ पे ऐसी सिंगल महिला काम कर रही है, अकेली काम कर रही है, 2 ही महिला काम कर रही है, 10 के कम संख्या में महिलाएं काम कर रही है, वहाँ पे लोकल कमेटी उन महिलाओं को न्याय देती है। और आप देखिए, मैं तो दूसरी भाषा में मैं ये कहूँगी कि जहाँ पे असंगठित क्षेत्र की महिलाएं काम करती है, उनको न्याय और सम्मान देने के लिए लोकल कमेटी है। लोकल कमेटी कलेक्टर के साथ बनती है, कलेक्टर उसको बनवाता है। और हम ये भी देखते हैं कि एक ज़िले में लाखों की संख्या में असंगठित क्षेत्र की महिलाएं काम करती है। जैसे आप देखिए कि हमारे सभी के घर में काम करने वाली हमारी डोमेस्टिक वर्कर्स बहनें हैं, उसी के साथ साथ ईंट भट्टी पे काम करने वाली महिलाएं हैं, बिल्डिंग बनाने वाली उसी पे काम करने वाली महिलाएं हैं, नरेगा के ऊपर काम करने वाली महिलाएं हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसी लाखों की संख्या में बहनें वहाँ पे काम करती है। उनको न्याय देने के लिए लोकल कमेटी होती है। तो ये 2 कमिटीज़ बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी तो जहाँ अवेयरनेस तो अभी निर्माण हो रहा है, अभी आईसी का गठन तो हो रहा है, पर सिर्फ आईसी का गठन होकर काम चलेगा ऐसी बात नहीं है। उन आईसी का काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग होना चाहिए, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम उनके लिए होने चाहिए, और उसी के साथ साथ जो उनकी इंक्वायरी कमेटी है वो आईसी की, वो इंक्वायरी कमेटी का काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग होना चाहिए कि इंक्वायरी कैसी कंडक्ट की जाती है, समयबद्ध तरीके से उसको कैसे सुना जाता है और मिलके सुना जाता है, और कमेटी मिलके निर्णय करे कि वो जो कंप्लेंट उनके पास आई है क्या वो सही है और उसके लिए क्या आगे चल के एक्शन लेनी चाहिए।
आपको तो ये पता है हम्म, कि उस कमेटी ने जो निर्णय किया है, वो निर्णय उस संस्था के लिए बाध्य है, कंपल्सरी है कि उन्होंने उस निर्णय का आदर करते हुए उस निर्णय का अमल करना है। तो ये आईसी के बारे में है। तो आईसी तो अभी बहुत जगह पे तो बन रही है, पर अभी भी बहुत जगह पे वो उतनी एक्टिव भी नहीं है। आईसी ने अधिक एक्टिव होने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो मैंने लोकल कमेटी की बात करी है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। कलेक्टर उसको बनवाता है और ये लाखों-लाखों महिलाओं को न्याय देने के लिए ये कमेटी काम कर सकती है। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये तय किया है कि इसके बारे में अभी और अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमने तय किया है कि आने वाले इस साल में देश के सभी ज़िलों की सभी लोकल कमेटी का ट्रेनिंग हम खुद करेंगे। करीबन 850 हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमने तय किया है कि 100% इन लोकल कमेटी का ट्रेनिंग हम करेंगे। हमने काम की शुरुआत करी है और मुझे आज आपको ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने 3 महीने पहले इस विषय में काम करने की शुरुआत करी है। आज हमने 125 डिस्ट्रिक्ट का हम लोकल कमेटी का ट्रेनिंग कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि आने वाले 1 साल में हम उसको पूरा करेंगे। मुझे आशा है कि आने वाले 1 साल में हम पक्का उसको पूरा करेंगे। हम तो प्रयास कर रहे हैं, पर केवल हमने प्रयास किया है और बाकी कुछ नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं चलेगा। दूसरी बात ये भी है, मैं खुद कमीशन की अध्यक्षा के नाते ये समझती हूँ कि हमने कितना काम किया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमने कितने लोगों को साथ लेकर, साथ मिलके उन सभी को काम करने के लिए आग्रह किया है और मिलके हम सब लोग काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। and also the implementation of Yeah. the steps that you're taking. एग्जैक्टली तो हम वो सभी प्रयास कर रहे हैं। आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि लगभग मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, जिस जिस जिलों में, जिस जिस गांव में मेरा प्रवास होता है, उस प्रवास में कंपल्सरीली वहाँ के जो प्रशासन है उनके साथ, या जब मैं राजधानी के शहर में जाती हूँ तो गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के साथ, उनकी जो आईसीज है, उनके जो आईसी के मेंबर हैं, उनके साथ मेरी एक मीटिंग होती ही होती है। तो अवेयरनेस निर्माण करना, कमेटी का गठन होना, उसी के साथ साथ इंक्वायरी कमेटी का कामकाज किस तरीके से करना, और प्रत्यक्ष रूप में जो अधिकार आप अगर देखते हैं तो इन दोनों कमेटीज़ को उनके अपने क्षेत्र के न्यायिक अधिकार है, ये बहुत बड़ी बात है। उन अधिकारों को समझते हुए उन महिलाओं को न्याय देना, ये काम उन्होंने करना है। हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जब हम सभी लोग मिलते हुए इस काम में लगेंगे तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। हमारा आधा जो ग्लास है वो भरा हुआ है, आधा खाली भी है। वो खाली ग्लास हम जल्दी भरेंगे। सभी का सहयोग लेते हुए, सभी को साथ लेते हुए हम इस प्रयासों को सफल बनाएंगे। That's a very positive outlook. In the end, I'll ask you one question on a scheme that you've come up with. And so far, we've been talking about the professional lives of women. We are now talking about the personal lives of women. And I believe you have a new scheme called Tere Mere Sapne. What prompted that, and what is that all about? तेरे मेरे सपने, ये हमारा कमीशन का नया इनिशिएटिव है। तेरे मेरे सपने क्या है? तो तेरे मेरे सपने प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर है। जब शादी होती है तो वो शादी केवल और केवल एक बहुत आनंदी शादी ही होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। शादी आनंदी होनी चाहिए। तो जब ये शादी होती है तो शादी के पहले अगर हम वो दोनों, लड़का और लड़की, इन दोनों की शादी के बारे में अगर समझ को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं तो आगे चलते हुए उनकी शादी एक परिपूर्ण शादी में बदल जाती है, जिसका उपयोग उन दोनों को तो होता ही है, पर उनके परिवार को भी होता है, समाज को भी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने तेरे मेरे सपने की शुरुआत करी है। बहुत बार ऐसा भी होता है, आज हम देखते हैं कि जब शादियाँ होती है तो मुझे तो खुद को ये लगता है कि जो शादी होती है वो केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, तो उन दोनों के साथ साथ उन परिवारों का भी मिलन है, उनके एक्सटेंडेड फैमिली का भी मिलन है, और उसी से जो हमारा समाज बनता है, जो एक समाज बहुत स्वस्थ है और आनंदी है। इसी तरीके से हम अपने शादी की तरफ देखते हैं। पर आज जब हम देखते हैं, जब शादी की हम बात करते हैं
तो हम कितनी बार ये भी देखते हैं कि शादी है तो तुरंत बात होती है कि अच्छी जगह पे शादी होनी चाहिए, अच्छा भोजन, अच्छा खाना होना चाहिए। उसी के साथ-साथ अच्छी मेहंदी होनी चाहिए, पूल साइड मेहंदी हो जाए और उसी के साथ-साथ बहुत अच्छा संगीत भी हो जाए। ये सब कुछ हो जाए, ये ज़रूरी है। ये तो हमारे जीवन के अनेक-अनेक रंग है। पर उसी के साथ-साथ उस शादी का जो आत्मा है, उन दोनों का साथ रहना, उन दोनों ने साथ में ज़िंदगी बहुत खुशी के साथ बिताना, ये उसका आत्मा है। ये खुशी की ज़िंदगी बिताने के लिए क्या ज़रूरी है? तो एक दूसरे के प्रति प्यार है, समर्पण है, उसी के साथ-साथ एक दूसरे के प्रति अपार विश्वास है, स्नेह है, ममता है और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि एक दूसरे के प्रति अपार आदर भी है, रिस्पेक्ट है, तभी ये शादी चलती है। पर ये सब बोलने की बात नहीं है। इन सब चीज़ों को अपने अंदर उतारना होता है, तभी शादी आनंदी शादी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हमारे युवाओं की इसके बारे में हम शादी के पहले ही समझ बढ़ाते हैं, तो अपने आप में वो अच्छी दिशा में चलते हैं। इसीलिए हमने ये प्रयास किया है, तेरे मेरे सपने। That's a larger cause. Can you give us an example of how the commission stepped in a case like this, in which a young couple who were about to get married approached you and you spoke to them, and what their issues were and how you addressed them? मैंने जैसे कहा कि तेरे मेरे सपने, ये कोई हमारा काउंसलिंग सेंटर नहीं है, ये कम्युनिकेशन सेंटर है। क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिविटी है ही नहीं, सब खुशी का मामला है, आनंददायी ऐसा मामला है। तो तेरे मेरे सपने में देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूँगी कि एक किसान जब उसको फसल बनानी है अपनी, तो सबसे पहले वो क्या करता है? सबसे पहले वो अपने ज़मीन को तैयार कर लेता है। फिर उसके बाद वो अंदाज़ लेता है कि ज़मीन को तो मैंने तैयार करना है, तो मुझे पानी कितना लगेगा? पानी मेरे पास है ना? उसी के साथ-साथ इसको मुझे खाद भी देनी पड़ेगी। तो खाद की मात्रा भी पर्याप्त होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर कम भी नहीं। तो उसकी ये पूरी तैयारी करता है और उसके बाद वो बीज बोता है। जब ये तैयारी के साथ वो बीज बोता है, तो स्वाभाविक रूप में फसल बहुत अच्छी आती है। हमारी शादी भी तो ऐसी है। अगर पूरी ज़िंदगी साथ में बितानी है, तो हमें उसकी काफ़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। दोनों की समझ को हमें बढ़ाना होगा। एक दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको ज़रूर देती हूँ। अब देखिए कि अगर हम कोई एक फ़ोन हमें लेना है, तो हम यूँ उठ के फ़ोन लेने के लिए नहीं जाते हैं मार्केट में। हम पहले सोचते हैं कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे अच्छा कैमरा चाहिए, मुझे अच्छे फीचर्स चाहिए, मुझे उसकी आवाज़ अच्छी चाहिए। इन सभी विषयों पर हम सोचते हैं और उसके बाद हम उसको फ़ोन को हम खरीद लेते हैं। तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों में हम इतना सोचते हैं। यहाँ पे तो पूरी ज़िंदगी साथ में बितानी है, तो हमें कितनी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। तो तेरे मेरे सपने का जो इनिशिएटिव है, यहाँ पे उन दोनों में अच्छी-सी बातचीत हो जाए। उन दोनों का आगे चल के उनके भविष्य के बारे में अच्छी बातचीत होए, संवाद हो जाए और वो आगे बढ़े, इसका हम प्रयास करते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। अभी देश में करीबन 60 सेंटर्स शुरू हो गए हैं, जो लगभग हमारे जो कलेक्टर्स हैं, कलेक्टर्स ऑफ़िस में शुरू हो गए हैं। अभी जो कॉर्पोरेशंस हैं, वहाँ पे भी वो शुरू हो रहे हैं, कुछ शुरू भी हो गए, कुछ हो रहे हैं। उसी के साथ-साथ जो यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे अभी शुरू हो रहे हैं और बाद में एनजीओज़ भी उसको शुरू कर रही है। तो हर जगह से इस सेंटर को हम शुरू करना चाह रहे हैं और अभी हमने 60 सेंटर कलेक्टर्स के माध्यम से शुरू किया है। हमारे पास एक कपल आया था, उनकी शादी तय नहीं हुई थी, तय होने में उस दिशा में वो चल रहे थे, पर थोड़ी-सी एकदम से अचानक रुकावट भी आ गई। रुकावट थोड़ी-सी इसीलिए आई कि बात करते-करते उस लड़के ने ये कहा था कि मैं विदेश जाऊँगा। तो लड़की को ये लगा कि इसका विदेश जाने का मन है, पर इसने मेरे साथ तो ये शेयर नहीं किया। तो इसलिए वो सोच रही थी कि अगर ये अभी मुझे ये नहीं बोल रहा है, तो आगे ये मुझे क्या बताएगा? ये उसके मन में आया था। तो जैसे ये उसके मन में आया, तो उसके बाद उसके मन में अनेक प्रश्न आए। तुरंत देखिए, जब आप थोड़ा-सा उल्टा सोचते हैं, तो आपके पास अनेक प्रश्न आते हैं। पहले तो उसके मन में ये आया कि इसने मुझे ये बताया नहीं। फिर उसके मन में ये आया कि जो क्वालिफ़िकेशन मेरे पास है, उस क्वालिफ़िकेशन के साथ मैं आज अच्छा कमा रही हूँ यहाँ पे। कल इसके साथ मैं विदेश भी जाती हूँ, तो मेरा क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे सूट नहीं करेगा।
तो मुझे काम नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो मुझे तो घर पे नहीं रहना है। मैं तो ये काम करेगा और मैं घर पे रहूँगी, तो मुझे तो वो पसंद नहीं है, मुझे तो काम करना है। तो फिर मैं इसमें क्यों आगे बढ़ूँ? और तीसरी बात उसने फिर ये भी सोची कि मैं मेरे माँ और पिता का इकलौता संतान हूँ, मैं हुँ, एक ही बेटी हूँ, तो मेरे ऊपर मेरे माँ-पिता की ज़िम्मेदारी है, तो उनको छोड़ के मैं विदेश हुँ, कैसे जा सकती हूँ? तो फिर वो सोचने लगी कि शायद मैं इस विषय में आगे नहीं जाऊँ। जब वो सेंटर में आए, उन्होंने थोड़ी-सी बात करनी शुरू करी। वहाँ पे हमारे काउंसलर ने तो बस बात शुरू करी है, बात तो उन दोनों ने करनी है। इनका रोल इतना ही होता है और सुनना है उनको। हुँ, तो फिर बात वही आई तो उस लड़के ने ये कहा कि हाँ, मैंने आपको एक्चुअली बताना चाहिए था कि विदेश जाने के बारे में मेरे मन में विचार है। पर हमारी इतनी लंबी बात भी नहीं हुई कि मैं आपको वो बताऊँ। पर जो भी है, मैंने आपको नहीं बताया उसके लिए सॉरी। बट ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं आपसे छुपाता। और दूसरी एक बात है, विदेश जाना मैं चाहता हूँ, पर मुझे परमानेंट नहीं जाना है और मुझे मेरा जो जीवन साथी है, उसके मन के अनुसार मुझे तय करना है। वो चाहता है या नहीं हुँ, चाहता है, तो मैं उसी के साथ चलूँगा। मुझे एक बात आपको ज़रूर कहनी है कि आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है, वो क्वालिफ़िकेशन आपको विदेश में काम देने के लिए योग्य ऐसा क्वालिफ़िकेशन है, तो आप वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे मेरी पत्नी ऐसी चाहिए, जो हुँ, स्वतंत्र रूप से काम कर सके, जो अपने पैरों पे खड़ी है और मैं भी आपको प्रयास करूँगा, मदद हुँ, करूँगा आपको आगे बढ़ने के लिए। और रही तीसरी बात, जो आपके माँ और पिता की बात आप जो कह रहे हैं कि आप अकेले हैं, तो इस बात का मैं कदर करता हूँ। पर आप देखिए कि अभी आपके माँ-पिता वर्किंग है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी वो अपना अपनी जीवन चला रहे हैं। 5-7 साल में हम जाएँगे, दुनिया देखेंगे। हम अच्छी नौकरी करेंगे, नए स्किल्स सीख के आएँगे, थोड़ा बहुत पैसा भी कमाएँगे, दुनिया भी देखेंगे। 5-7 साल के बाद वापिस हुँ, आएँगे, जो हम आपके माँ और पिता को देख पाएँगे। अब आपको कोई अड़चन है क्या? हुँ, उस लड़के ने कहा कि नहीं, अब तो मुझे कोई अड़चन नहीं है। पर आप देखिए कि अगर ये बातें पहले नहीं होती थी, तो मैं भी वो दोनों इस शादी के लिए नहीं सोचते थे। हुँ। तो समझ बढ़ाने का काम जो मैंने कहा है, यहाँ पे समझ बढ़ाने का ही काम होता है। ऐसा ही ये मंच है। मुझे लगता है कि हमारा ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव उन दोनों का जो रिश्ता है, उसको अधिक मजबूत करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। It's very nice to know because some of these schemes are not reactive, they are proactive. They prevent, you know, things going haywire or not हुँ, going to the हुँ। plan. So you're preparing, you're reskilling, upskilling, spreading awareness, and coming up with new schemes at the NCW. Thank you very much for joining us and sharing with us all these schemes, and also all the best for your term at NCW. I'm sure the glass is half full, but it is going to get full, as you said. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. That's it then on this episode of the Statesman Talk. Don't forget to like, share, and subscribe. We come to you from the Statesman, which is one of India's oldest English newspapers.